स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में ई लर्न ट्यूटोरियल में। मैं सेल्फ ओएस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के नेक्स्ट टॉपिक एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। जानेंगे इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्या लिमिटेशंस है, क्या इसमें कमियां हैं। आज हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे ये सब क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेस क्या लिमिटेशन है। तो देख लेते हैं क्या है इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं अपने एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले एडवांटेजेस है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को किस तरीके से हम लोग को हेल्प मतलब मैनेजमेंट को किस तरीके से हेल्प करती है मैनेजमेंट, हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहले हेल्प करती है प्लानिंग में। कोई भी हम लोग को जब बिजनेस फ्यूचर प्लान करता है, कोई भी आगे नेक्स्ट ईयर के लिए उसने फ्यूचर प्लान करके रखे हैं 5 साल के लिए 10 साल के लिए, तो वहाँ पर भी सब आपकी अकाउंटिंग ही हेल्प करती है। वो इस तरीके से हेल्प करती है आपकी जो भी सेल आ रही है लास्ट ईयर की, प्रीवियस ईयर की जो भी सेल्स हैं परचेजेस हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे जाके हम लोग फ्यूचर प्लान्स करते हैं। जो भी प्रॉफिट्स आ रही हैं वो सबको उन सबको देख के हम लोग अपने फ्यूचर प्लान्स करते हैं। तो यहाँ पे हेल्प करती है अकाउंटिंग फ्यूचर प्लान्स करने में। ठीक है, फिर देखते हैं हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग हेल्प करती है हमारे डिसीजन डिसीजन लेने में। कैसे? जब आपने कोई भी आपका कोई जैसे आपका कोई प्रेजेंट में कोई भी एक वर्क चल रहा है लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे सही करने में डिसीजन लेने में भी अकाउंटिंग हेल्प करती है। जैसे आपने कोई भी एक प्रोजेक्ट डाला है, ठीक है, आपने 10 साल के लिए एक प्रोजेक्ट डाला है, उस पर काम चल रहा है अभी, तो अब आपको देखना है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको डिसीजन लेना है, कोई एक बड़ा डिसीजन लेना है कि उसे रोकना है, उसे चलते रहना है, उसे कंटिन्यू रखना है, उसमें क्या चेंजेस लाने हैं, एक बहुत बड़े डिसीजन होते हैं चेंजेस लाना। तो वहाँ पे अकाउंटिंग हेल्प करती है, आपके सारे रिकॉर्ड्स बताती है, क्योंकि रिकॉर्ड्स ही तो हम लोग को बताते हैं कि आज करना है हम लोगों को, फ्यूचर में क्या करना है, हम लोग फ्यूचर में जो भी करना है वो सब हमारे रिकॉर्ड्स ही बताते हैं। ठीक है, तो आता है इन कंट्रोलिंग। देखिए जैसे आपका एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आपकी एक प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट बहुत हाई आ रही है, आप आपने देखा कि कॉस्ट बहुत आ रही है, जैसे हाई आ रही है, जैसे हमारे लॉस आ रहे हैं, तो आप उस टाइम कंट्रोल कैसे करोगे? आप अपने लास्ट रिकॉर्ड्स देखोगे और आपकी अकाउंटिंग देखोगे, अपने रिकॉर्ड्स देखोगे कि कैसे आ रही है, आपने सारी आपकी एक नोट होगी आपके कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस है, वो सारे एक्सपेंसेस में आप जाके देखोगे, फिर आप वहाँ पे जाके कंट्रोल कर सकोगे। तो अकाउंटिंग इस तरीके से भी हेल्प करती है आपकी मैनेजमेंट में, प्लानिंग करने में भी करती है, डिसीजन मेकिंग करने में भी करती है, कंट्रोलिंग में भी करती है। फिर देखते हैं प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। देखिए एक आपको बुक दे दी जाए 500 पेजेस की, और आप उसमें पूरा एक साल का डाटा हो उसमें पूरा, और आपको कह दी जाए कि हमें ये पूरा आप इसे समझो और हमें भी समझाओ। पूरा एक पूरी पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, कोई भी मतलब एक पूरी बुक है 500 पेजेस की, आपको उसे पढ़नी है और खुद भी समझनी है, हमें भी समझानी है। तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप ना खुद को समझा पाओगे ना हमें समझा पाओगे। अगर आपको समझ में भी आ गई तो हमें नहीं समझा पाओगे आप। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं सिस्टमेटिक, बनाते हैं कंप्लीट रिपोर्ट्स, बनाए सिस्टमेटिक मैनर बनाते हैं। अगर आप वही एक सिस्टमेटिक में रखे हो, एक लाइन से डे टू डे ट्रांजेक्शन रोज एक अलग एक पेजेस में लिखे हो, तो वो आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो इसलिए हम लोग को हेल्प करती है अकाउंटिंग के कंप्लीट रिपोर्ट्स बनाने में, सिस्टमेटिक रिपोर्ट्स बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए बिना आप अकाउंटिंग की प्रॉफिट एंड लॉस निकाल ही नहीं सकते। आपने बिजनेस चालू कर दिया, आपने कोई अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं करी, और आप बस पैसा लगाते जा रहे और निकालते जा रहे, लगाते जा रहे निकालते जा रहे, आपको पता नहीं चल रहा आपके में कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस आप करते जा रहे हो। इसमें आपको कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। आपको अगर ग्रोथ देखनी है तो आपको अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस देखनी पड़ेगी, आपको अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस चालू करनी पड़ेगी। आप जब अकाउंटिंग करेंगे, आप अपने प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, उस हिसाब से आप फ्यूचर डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ पे इतनी ज़रूरी होती है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और फ्यूचर डिसीजन लेना। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन देखना कि मतलब क्या प्रॉफिट आ रहा है क्या लॉस है, बिना अकाउंटिंग के आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। देखिए टैक्स जो होता है हमारी एक लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमें गवर्नमेंट को पे करनी है। तो हम लोग ऐसे तो कर नहीं देंगे। देखिए हाउस होल्ड में क्या होता है, हम लोग की एक इनकम लगी होती है, जैसे 50,000 पर मंथ की मिल जाएगी सबको, तो उस हिसाब से हम लोग टैक्स पे करते हैं। जैसे फादर यहाँ पे कमा रहे हैं, उनकी 50,000 या 60,000 1 लाख है, जो भी हिसाब से है उस हिसाब से वो अपना टैक्स पे करते हैं।
लेकिन बिजनेस में क्या होता है, कुछ पता नहीं होता है, कितना रोज पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितने ट्रांजेक्शन रोज के लाखों के डेली ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इसमें कुछ पता नहीं चलता कि टैक्स कैसे टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग फिर से हेल्प करती है, अगर वही सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बने होंगे, ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड होंगे, अच्छे सिस्टमेटिक मैनर में होंगे, एक एक दिन के सारे ट्रांजेक्शन लिखे होंगे, तो वहाँ पे हम लोग कितनी हेल्प मिल सकती है, आपको सोच रहा हूँ कितनी हेल्प मिल सकती है हम लोग को टैक्स पे करने में। तो यहाँ पे बहुत बड़ी हेल्प करती है अकाउंटिंग हम लोग के टैक्स पे करने में। फिर आता है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। अगर आपके इन फ्यूचर कोई भी, इन फ्यूचर या फिर इन पास्ट में कोई भी पास्ट को ट्रांजेक्शन को लेकर कोई इशू क्रिएट होता है कोई भी, तो वहाँ पे अकाउंटिंग सपोर्ट करती है आपको कि किस तरीके से आपको वहाँ पे डिसीजन लेना है, किस तरीके से आपको एक्शन लेना है। आपके सारे रिकॉर्ड्स आपके पास पूरे प्रूफ होते हैं, ये रिकॉर्ड्स आपके प्रूफ हैं, आपके कभी कहीं प्रॉब्लम आए तो आप उसे दिखा सकते हैं, आपके सारे प्रूफ्स होते हैं, ये सारे अकाउंटिंग जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं आपके प्रूफ है, तो यहाँ पे आप बच सकते हैं इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन राइजिंग लोन। जैसे आप हैं, आपने एक बिजनेस चालू करा, अब आपको, आपने पैसा लगाया पहले शुरू में, फिर आपको बीच में क्या हुआ, आपको और ज़रूरत पड़ गई, अब आप बैंक के पास गए, बैंक से कहा आपने पैसा दे दो, बैंक ऐसे तो पैसा दे नहीं देगी, तो आपके सारे कंप्लीट रिकॉर्ड्स चेक करेगी पूरे, जितने आप जब से आपने बिजनेस स्टार्ट करा है और जब तक यहाँ पे आपने पैसे मांगने आए वहाँ से पूरे के दिन का रिकॉर्ड चेक करती है, सब कुछ चेक करती है कि आपकी क्या प्रॉफिट्स आ रहे हैं, क्या लॉसेस है, क्या पोजीशन है आपकी बिजनेस की, आप कितना कैसा करते हैं, सब देखती है, सारा वर्क देखती है, कितने की आपकी कितनी कैपिटल लगी हुई है, कितना प्रॉफिट है, कितने लॉस है, सब चेक करती है, आपके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, सब चेक करती है बैंक, उसके बाद जाके आपको लोन देती है। तो यहाँ पे कितनी ज़रूरत है, यहाँ पे आप कुछ समझ रहे होंगे अकाउंटिंग की, यहाँ पे कितना बड़ा एडवांटेजेस है अकाउंटिंग, आपको अगर लोन लेना है बैंक बिजनेस में, तो आपको अकाउंटिंग में कितनी ज़रूरत है आपको अकाउंटिंग की, ठीक है। फिर आता है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन इन डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। आपको इन फ्यूचर कोई भी कोई या फिर प्रेजेंट में कोई भी एरर आती है, कोई फ्रॉड आता है, कोई आपसे फ्रॉड करता है, तो आप उस फ्रॉड को पकड़ सकते हैं। आपके पास जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, आपके पास एक बंदा आया, ठीक है, आपने उसे 1,000 रुपये का सामान बेच दिया, फिर वो कुछ 2 दिन बाद रिटर्न करने आया कि हमने सामान पसंद नहीं आया, हमें पैसे वापस कर दो। आपने उसे पैसे वापस कर दिए, लेकिन वो कहने लगा हमने 1,200 रुपये का सामान लिया था, तो आपने 1,200 कर दिए, यहाँ पे आपका फ्रॉड हो गया आपके साथ, तो पता ही नहीं चला क्योंकि आपके पास जिस रिकॉर्ड नहीं थे। अगर वही आपके पास अकाउंटिंग प्रोसेस आपने करी होती, रिकॉर्ड्स होते, आपके एक एक दिन की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते, तो वहाँ पे आप उससे बच सकते थे, आप उसे 1,000 रुपये ही देते, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड थे, प्रूफ आप दिखा सकते थे, हाँ ये देखो तुम ले गए थे 1,000 रुपये का, तो हम 1,000 रुपये ही वापस करेंगे। तो यहाँ पे इतनी ज़रूरत होती है अकाउंटिंग की, यहाँ पे कितने फ्रॉड से बच सकते हैं हम लोग अकाउंटिंग से। तो यही है सारे एडवांटेजेस। एक बार फिर देखते हैं हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस कैसे हेल्प करती है, प्लानिंग के जरिए, डिसीजन मेकिंग से, कंट्रोलिंग के जरिए, कंप्लीट प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, एक कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड देती है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्सेबिलिटी, टैक्स भरने के लिए बहुत हेल्प करती है। एविडेंस इन लीगल मैटर, जो भी आगे लीगल मैटर होते हैं उसमें हेल्प करती है बहुत। हेल्पफुल इन राइजिंग लोन, हम लोग जो बैंक से लोन लेना चाहते हैं जब, बहुत हेल्प करती है। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, हम लोग को एरर से बचा सकती है, फ्रॉड से बचा सकती है अकाउंटिंग। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए बात करते हैं अपने लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की। अभी हम लोगों ने देखा था एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अब हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस का मतलब होता है कमियां। जैसे हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, ऐसी अकाउंटिंग में भी उसकी कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ कमियां भी हैं। तो हम लोग उसकी आज कमियों की बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या कमियां, क्या इसकी लिमिटेशंस है। सबसे पहला आता है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट का मतलब होता है अपने ओपिनियंस देना, अपने ओपिनियन को यूज करना। एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे दो बिजनेस हैं, दोनों में अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, तो अब दोनों अपने अलग अलग मेथड यूज करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप आगे जाके पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है डेप्रिसिएशन का, अभी आपको बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसका मतलब होता है डिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इसका मतलब एसेट्स की वैल्यू कम कर देना। तो जब उसमें क्या होता है, करीब उसमें दो मेथड हैं डेप्रिसिएशन में। एक मेथड है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, और एक है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। दोनों अलग, मतलब दोनों मेथड अलग अलग हैं, लेकिन है दोनों डेप्रिसिएशन के। तो कोई भी यूज कर सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेथड्स तो दिए हैं, लेकिन उनके यूजेस नहीं दिए हैं कि कौन सा कब यूज करना है। मेथड्स दे दिए हैं लेकिन उनका यूजेस नहीं दिए हैं, कौन सा मेथड कब यूज करना है। तो कोई सा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट
कोई भी यूज कर सकता है कैसा भी मेथड। तो यहाँ पे पर्सनल जजमेंट आ जाते हैं अपने, क्योंकि अलग अलग वैल्यू आएगी एसेट्स की, अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस भी आएंगे। भले आपने एक ही सेल करी हो, एक ही परचेज, सब कुछ एक ही हो, लेकिन आपने मेथड यूज कर दिया तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इसी का मतलब होता है पर्सनल जजमेंट को, पर्सनल जजमेंट, ये हमारी लिमिटेशंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। देखिए, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, हमारी अकाउंटिंग है वो कॉन्सेप्ट पे और कन्वेंशंस पे बेस्ड है। जैसे कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, जिसका मतलब होता है कंटिन्यू रखना, जैसे बिजनेस को लगातार चलते रहेगा, चलते रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। तो इसकी कहते हैं ये भी एक लिमिटेशन है, मतलब एक इसकी कोई एंड नहीं है, कोई भी मतलब चलता ही रहना है, चलता ही रहना है, इसका कोई एंड नहीं हो रहा है। तो ये भी कहते हैं कि इसकी एक लिमिटेशन, क्योंकि एक उस पर बेस्ड है, एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये भी एक लिमिटेशन है। एक और जैसे एक और जैसे एक और कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है आप खाली, आप जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उसकी वैल्यू उसी टाइम लिखी वही ली जाएगी बैलेंस शीट में। जैसे आपने एक लैंड खरीदा 10 लाख रुपए का, हाँ, तो वो 10 लाख रुपए ही उसकी रखी जाएगी वैल्यू बैलेंस शीट में। अब भले आप 5 साल बाद देखेंगे तो 5 साल बाद की वैल्यू उसमें 10 लाख, भले उसकी 15 लाख रुपए मार्केट वैल्यू हुई हो, लेकिन आपकी ओरिजिनल वैल्यू उसमें से 10 लाख ही दिखाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। भले हो जाता है, बाद में हो जाता है, ये भी वैल्यूएशन प्रोसेस चलती है, हो जाता है, लेकिन उस टाइम तो आपकी उसी उतनी वैल्यू दिखाएगा। ये भी एक लिमिटेशन है। ओके, अब आते हैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, इसमें दो तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अकाउंटिंग में दो तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्या होता है, बिजनेस खाली क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ही यूज करता है, खाली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ही बिल्कुल तरीके से यूज करता है, कोई भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन यूज नहीं करता है। ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। और ये एक चीज और होती है, इसमें खाली क्या होता है, बिजनेस है ना, तो बिजनेस खाली प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस करता है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखना है उसे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यूज करेगा, और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसे अवॉइड कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो ये भी एक कहते हैं एक लिमिटेशन है कि वो खाली सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ही रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब आता है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। मैंने अभी जैसे अभी आपको बताया कि खाली वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन लेता है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। जैसे कोई भी एक बंदा है, बहुत स्मार्ट वर्क करता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, कितना भी स्मार्ट वर्क कर ले, कितना भी हार्ड वर्क कर ले, उसके वजह से बहुत प्रॉफिट बढ़ती है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लेगा तो सिर्फ वही चीज़ है जो क्वांटिटेटिव है, जो मॉनेटरी टर्म है, उसकी मेहनत तो वो छोड़ देगा वहीं पे। तो ये कहते हैं भी, ये भी एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि ये उम्मीद कर देता है, छोड़ देता है। ओमिशन का मतलब होता है छोड़ देना, तो ये भी एक छोड़ देता है। ठीक है, फिर आता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे मैंने भी आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो ये वही है। जैसे एग्जांपल तो अच्छे समझेंगे, एग्जांपल लेते हैं। आपने आपके आपके पापा ने एक लैंड खरीदा 10 लाख रुपए का, आपके पापा छोड़िए, आप एक बिजनेस है, आपने एक बिजनेस में एक लैंड खरीदा 10 लाख रुपए का। ठीक है, अब आपने 5 साल बाद अब उसकी वैल्यू चेक करी, आपने सोचा उस पर कोई प्रोजेक्ट डालेंगे, अब तो उसकी आपने सोचा उसकी वैल्यू अब 10 लाख से 50 लाख हो गई होगी। तो अब 5 साल हो गए, आपने जब उस पर गए तो आपने देखा तो उसकी वैल्यू तो 8 लाख ही रह गई, उसकी वैल्यू कम हो गई, हो सकता है 5 लाख ही रह गई हो। तो आपको पता नहीं चली आपकी 10 लाख 10 साल क्या वैल्यू है। आपने जब उसकी निकलवाई वैल्यू, आपने पूरी रिवैल्यूएशन कराया, उसकी वैल्यू निकली तो उसकी वैल्यू कम आई। तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रहता है आपका जो बैलेंस शीट में दिखाता है, इससे आपके प्रॉफिट एंड लॉस भी कम हो जाते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रहेगा, आपकी भले आपकी वैल्यू बढ़ गई हो तो आपके दिखा देगा, भले आपकी वैल्यू बढ़ गई हो लेकिन दिखेगी बैलेंस शीट में उतना नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट दिखेगी 10 लाख, तो भले आपकी 40 लाख हो गई हो दिखेगी इतनी, तो आपके यहाँ पे प्रॉफिट में ही दिक्कत दे देता है। और लॉसेस में भी जैसे आपने आपकी वैल्यू उसमें, अब वैल्यू उसमें 10 लाख थी, अब हो गई उसकी 8 लाख, लेकिन उसमें दिखा रहा 10 लाख, यहाँ पे भी आपको एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको भले आपके लॉसेस आए हैं लेकिन उसमें प्रॉफिट दिखा देगा, तो यहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब आती है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अकाउंट्स में छेड़छाड़ी करना। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, एक बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस से पहले भी समझिए, देखिए फाइनेंशियल ईयर होती है वो 1 अप्रैल से और 31 मार्च को एंड, 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च को एंड होती है। ये सारे पूरे इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यही लिया जाता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को एंड हो जाती है फाइनेंशियल ईयर का। सारे ट्रांजेक्शन पूरी बैलेंस शीट 31 मार्च को बनती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की पूरी एक बैलेंस शीट होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक बिजनेस है, जैसे बिजनेस में लास्ट डे 31 मार्च है। अब उसमें क्या होता है, लास्ट में जब लास्ट ईयर का जब बनता है तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक भी निकलता है और परचेज भी यूज होता है, मतलब परचेज। तो आपने क्या करा, आपने एक 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, आपने 10 लाख रुपए प्रोडक्ट खरीद लिया, अब आपने उसे परचेज में नहीं डाला, आपने क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया।
तो यहाँ पे आपने गलत किया, यहाँ पे आपने मैनिपुलेट हुई, आपके मतलब आपको डालना चाहिए था परचेज में, आपने डाली क्लोजिंग स्टॉक में, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हुई। मतलब आके जाके आपको इसके फ्यूचर में दिक्कत होगी आपके फ्यूचर में, लेकिन आपने उस टाइम क्या करा, मैनिपुलेट कर दिया, तो यहाँ पे कुछ फ्रॉड भी कर दिए जाते हैं। तो इस चक्कर में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी ऐसी ही है। अनसुइटेबल फॉर फोरकास्टिंग, ये फोरकास्टिंग करने के लिए बहुत अनसुइटेबल है। जैसे फिर वही बात आती है, जैसे आपने 10 लाख रुपए का एक प्लॉट लिया, अब आगे जाके उसकी वैल्यू कम हो गई या बढ़ गई, आपको उसका आइडिया ही नहीं था, आपको कुछ पता ही नहीं था उसके कैसे क्या होंगे, आपने प्लान उस हिसाब से करके रखा था कि इसकी इतनी हो जाएगी। तो मतलब जैसे आपने प्लान कर 5 लाख का प्लॉट था, आपने प्लान करके रखा कि 10 साल बाद उसकी 50 लाख वैल्यू हो जाएगी, उसको आप कर लेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ी सिर्फ 5 लाख, मतलब 10 लाख ही हुई। तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ गई, आपके यहाँ सारे प्लान्स दिक्कत में आ गए, आपने पूरा प्लान बनाया था सब बेकार हो गया यहाँ पे। इसलिए ये कहते हैं अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। ये सब उसकी कमियां थी। सबसे पहले इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, based on accounting concepts and conventions, incomplete information, omission of qualitative information based on historical cost, affected by window dressing, unsuitable for forecasting। तो यही सब इसके लिमिटेशंस हैं। मैंने आपको एडवांटेजेस भी बता दिए हैं और लिमिटेशंस भी बता दिए हैं अकाउंटिंग की। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।